नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त बिहार प्राइम का है। बिहार में राजनीति सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस बीच सभी पार्टियों के उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं। वहीं मोतिहारी से मौजूदा बिहार सरकार ने मंत्री प्रमोद कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया और बीजेपी की तरफ से मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से प्रमोद कुमार ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद प्रमोद कुमार ने कहा कि मैंने अपने प्रदेश के लिए भाई बेटा बनकर सेवा की है। वहीं आगे कहा कि हमारा राजनीतिक किताब खुली है और सबके सामने है। मैंने प्रदेश के लिए बढ़ चढ़कर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तरफ से 19 मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया हूं। इस अवसर पर अपने सभी मतदाता मालिकों से अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति में आपने जो मुझे सेवा का अवसर दिया, इस अवसर को हमने सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमने आपका भाई बनकर, सेवक बनकर सेवा किया है। पुनः हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि हमारी जो किताब है राजनीति का, खुला किताब है। कोई हमारे जो चरित्र है और हमारी जो निष्ठा और नीति है वो सब खुली है। हमने कभी अपराध और अपराधी के तरफ ध्यान भी नहीं दिया है। तो इसलिए मोतिहारी की जनता से अपील करना चाहता हूँ, मतदाता मालिकों से, कि एक बार पुनः हमें सेवा का अवसर दे और आपका भाई बनकर, आपका बेटा बनकर, आपके सेवक बनकर जो भी अधूरे काम, उस काम को और गति प्रदान कर एनडीए के नेता अपने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी और अपने गठबंधन के जो नेता हैं जीतन राम मांझी और जो वीआईपी के मुकेश सहनी जी हैं, इन सबों के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए सरकार बनाकर और जो भी अधूरे संकल्प, जो अधूरे काम है उसको पूरा करें। और बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह लोकसभा उम्मीदवार के नामांकन में भाग लेने बेतिया रवाना हुए। पटना एयरपोर्ट पर राधा मोहन सिंह ने कहा कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो सच में ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा, क्योंकि वैसे दिनों को अब बिहार की जनता ने देखा है। आगे राधा मोहन सिंह ने कल केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के बयान पर सहमति जताई, जिसमें नित्यानंद राय ने कहा था कि बिहार में आरजेडी की सरकार आई तो बिहार कश्मीर बन जाएगा। और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की न्याय दिलाने की मुहिम में जुटी जस्टिस फॉर सुशांत की टीम ने पटना के स्लम में मास्क और टी शर्ट बांटे। इस मुहिम में सुशांत के 14 साल तक साथ रहे उनके ट्रेनर गणेश भी मौजूद थे। और 14 जून को मुंबई में सुशांत की मौत हुई थी, जिसकी जांच जारी है। ऐसे में सुशांत की मौत के 4 महीने पूरे होने पर उनके सपनों को जिंदा रखने की कोशिश में यह मुहिम चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य गरीबों की सेवा कर सुशांत के सपनों को साकार करना है। और विधानसभा चुनाव को लेकर नवादा से बड़ी खबर आ रही है, जहां आरजेडी विधायक प्रकाश वीर का जो विरोध है वो हो रहा है। और जनसंपर्क अभियान के दौरान जमकर उनका विरोध हुआ। ग्रामीणों ने प्रकाश वीर का विरोध किया है। रजौली विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार और विधायक हैं प्रकाश वीर, जिनका लोगों ने विरोध किया है। चूंकि चुनाव के वक्त संपर्क अभियान चलाए जाते हैं, डोर टू डोर जाया जाता है, लोगों के बीच जाया जाता है और जीतने के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाई जाती। लिहाजा गुस्सों में कई दफा कई उम्मीदवारों को लेके, प्रत्याशियों को लेके, नेताओं को लेके इस तरह का गुस्सा देखा जाता है, जहां पे वो अपना नाराजगी जो है जाहिर करते हैं। तो कश्मीर का लोगों ने यहां पे विरोध किया, अपना गुस्सा जाहिर किया। आरजेडी विधायक प्रकाश के
खिलाफ लोगों की जो नाराजगी थी वो यहां पे दिखाई दी। लोगों की नाराजगी इसलिए कि चुनाव के वक्त वो उनके बीच पहुंचे है, इससे पहले दिखाई नहीं दिए। विकास कार्यों के जो दावे वादे किए गए थे वो अधूरे पड़े और कई तरह की नाराजगियों को लेकर यहां पे जो लोग हैं उनका गुस्सा दिखाई दिया। और तिहारी के चांदमारी मोहल्ला में दिन दहाड़े हॉस्टल में घुसकर अपराधियों ने 40 से 50 राउंड अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से एक छात्र घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हॉस्टल का एक छात्र कोचिंग से वापस हॉस्टल आ रहा था और रास्ते में उसे गाड़ी ने ठोकर मार दी, जिसमें छात्र बाल बाल बच गया। जिस पर छात्र ने उस गाड़ी वाले से सवाल पूछा तो गाड़ी में बैठे लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और लोगों के समझाने के बाद मामला खत्म हो गया। कुछ देर बाद दो गाड़ियों से 10 से 15 लोग हॉस्टल में पहुंचते हैं और वहां पे मारपीट शुरू कर देते हैं, जिसे एक शख्स ने कैमरे में भी कैद हुआ। ये तस्वीरें हैं गुंडागर्दी की मोतिहारी से, जहां कैसे ये गुंडे हॉस्टल में पहुंचते हैं युवक को पीटने के लिए। इन्हें कोई डर नहीं, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का। जी, उन लोग अगर मोतिहारी के हैं, लोग मोहल्ले के हैं सब। हम लोग एक लड़का क्लास से आ रहा था, वो लोग टॉर्चर किया। हम लोग अपने कैंपस से थोड़े से दूर बाहर गए और उसे हम लोग फिर अंदर चला है अपना कैंपस में। कैंपस में आने के बाद हम लोग आपस में बैठ के राह विचार कर रहे थे लोग, तो वो सब एक भाई गया, दोनों 15-16 का लड़का था, तो दोनों हाथ में पिस्टल लिया और फायरिंग चालू कर दिया सर। जी, यहीं आपको कैसे गोली लगी? हमको भागने में गोली, कैंपस हम जब भाग रहे थे तो हमको जांग में गोली लग गई। कितने राउंड गोली फायर किया? लगभग 50 साल से गोली कम फायर नहीं हुआ। कितने लोग आए थे? 15-16 का सब लड़का था। क्या चीज़ से था? ये सब 4 जगह था, 4 व्हीलर स्कॉर्पियो कार से था। कौन सब है वो? इतना तो नहीं बता सकते कौन सा है। काहे के लिए दुश्मनी हुआ? वो दुश्मनी इसलिए हुआ, जो लड़का जो पड़ गया था छोटू, ये सब टॉर्चर कर रहा था। रास्ते में वो आया, सीनियर लोग से बोला जैसा ऐसा बात है भैया, तो हम लोग गए, फिर कहा छोड़ो हटाओ, रफा दफा मामला हो गया। रफा दफा मामला होने के बाद हम लोग फिर अपना कैंपस में चला। फिर हम लोग अपने अपने रूम में जा रहे थे, तो वो सब आया और फायरिंग चालू कर दिया। एक भाई दोनों हाथ में एक बड़ा दो को पिस्टल रखा था। क्या बोल रहा था? बोल ये रहा था, जो तू साला बांझ, बहुत गाली दिया सब। कहाँ जाके किया? कौन हॉस्टल में किया? अम्बेडकर छात्रावास मोतिहारी। और मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान नकली अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ और हरिद्वार के डुमरिया टोला में शराब बनाए जाने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। मौके से 15 शराब तस्करों के साथ 377 लीटर नकली शराब बरामद की है। इसके अलावा कुछ हथियार भी वहां से बरामद हुए। हम लोग को करीब 2 हफ्ते से सूचना मिल रही थी कि हरिणमार थाना क्षेत्र में डुमरिया करके गांव है, वहाँ पर अवैध शराब, स्पेशली सूचना ये भी थी कि वहाँ पर नकली अंग्रेज़ी शराब बनाई जाती है। करीब 2 हफ्ते तक हमारी जिला सूचना इकाई की टीम ने वहाँ पर रखी की। उसके बाद क्योंकि एरिया बहुत दुरस्त था, तो हम लोगों ने 4 टीमें बनाई। नाव से भी हमारी टीम गई और साथ में बाय रोड भी गई। इस टीम को डीएसपी तारापुर साहब लीड कर रहे थे और साथ में कासिम बाजार थाना अध्यक्ष, संग्रामपुर, वासुदेवपुर, ओपी, बरियारपुर थाना अध्यक्ष और भी हमारे जिला बल के काफ़ी लोग लगे हुए थे। करीब 28 घंटे की वहाँ पे छापामारी लगी। वहाँ पे जितने भी घर थे करीब 48, उनको जो है सबको देखा गया और वहाँ पे हम लोग को काफ़ी अच्छी सफलता मिली। वहाँ पे हम लोगों ने अवैध जो है अंग्रेज़ी शराब बनाने वाली देसी फैक्ट्री का उद्भेदन किया। काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पर हम लोग को 377 लीटर जो है लिमिट जो आपका ये स्प्लिस लीटर होता है, साथ में 50 लीटर देसी शराब, उसके साथ करीब उसका बनाने का आपको स्पिरिट, फ्लेवर, जो स्टिकर वगैरह होता है जो ये सब लोग बंगाल से मंगाते हैं, वो सब बरामद हुआ। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शील कुमार राय ने नामांकन दाखिल किया और दलसिंह सराय
एसडीओ कार्यालय पहुंचकर बीजेपी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2020 में 220 यही एनडीए का नारा है और हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। आप भी नामांकन होकर हम आएंगे, हमको और आएंगे तो बातें नहीं, हम तो आएंगे फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम और काम विकास के भगीरथ हैं, जिन्होंने विकास की गंगा जो दिल्ली से प्रारंभ किया है वह बिहार के जन जन तक पहुंचा है। गोपालगंज के बरौली विधानसभा के आरजेडी विधायक मोहम्मद नेमतुल्लाह ने अपने ही नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। वहीं विधायक मोहम्मद नेमतुल्लाह ने तेजस्वी यादव पर आरएसएस से सांठगांठ करने का भी आरोप लगाया और वर्तमान में बरौली के आरजेडी के वो विधायक है और इस बार उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह पर आरजेडी कोटे से प्रदेश महासचिव व पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू को टिकट दिया गया है। एक ही मकसद है कि जो हमारे पार्टी का रवैया रहा है और सिटिंग विधायक की तरफ से टिकट हट रही है, उसे लगता है कि पार्टी अपने सिद्धांत से अलग हट गई है। आज आप देखें कि मैं हमेशा बरौली विधानसभा से चुनाव लड़ता रहा, 95 में जीता, उसके बाद से हारता रहा, हमको टिकट मिलता रहा और 2015 में मैंने फिर चुनाव जीता और जिसको टिकट मिला है वो गोपालगंज से हार के अब बरौली में किस्मत आजमाने गया है। तो मेरा जीते हुए आदमी का टिकट कटा और हारे हुए आदमी को ले जाके खड़ा कर दिया गया। इससे आम जनता में लोगों में आक्रोश है और जनता ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती। चूँकि क्रिमिनल केस के मामले में मेरे प्रति 0 है और जो गए हैं उनके प्रति कितना है ये आपको इलेक्शन में पता चल जाएगा। पार्टी, हमारी पार्टी अब सिद्धांत से हट गई है। जो मुसलमानों को इज्जत सम्मान मिलता था, आज मुसलमानों को अल्पसंख्यकों को सम्मान पार्टी में नहीं मिला। बिहार विधानसभा के मद्देनजर नेताओं के बयान आना शुरू हो चुके हैं। कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर आरजेडी की जीत होती है तो जिन आतंकवादियों को हम खदेड़ रहे हैं वो बिहार में आ जाएंगे। नित्यानंद राय के इस बयान पर आरजेडी नेता वीरेंद्र ने पलटवार करते हुए नित्यानंद राय और बीजेपी नेताओं को ही आतंकवादी बता दिया। आगे आरजेडी नेता वीरेंद्र ने कहा कि एनडीए के लोग इसी तरह लोगों का वोट लेना चाहते हैं। सिर्फ राम मंदिर बनने से देश का कल्याण नहीं होगा। गरीबों का मसीहा जिंदाबाद 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 का विकास पुरुष जिंदाबाद 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 गरीबों का मसीहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार ललन पासवान ने पर्चा दाखिल किया। बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन के दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और नामांकन के बाद ललन पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार अगर हम जीते तो जनता के लिए हर संभव काम करेंगे और आगे कहा कि पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, हमारी जीत पक्की है। तो अपनी अपनी जीत के दावे हर दल हर नेता करता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी सरगर्मियां हैं और बयानों के बाण भी चलाए जा रहे हैं, लिहाजा सामने वाले को छोटा साबित करके खुद को बड़ा साबित करने की जिद भी लगातार की जा रही है। तो बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, तब तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। अभी हर नेता अपनी जीत का दावा कर रहा है, खुद को सबसे बड़ा सेवक बता रहा है जनता का, लेकिन जनता ने किस पे भरोसा किया, किसे चुना, किसे नकारा, इसकी तस्वीर 10 नवंबर को साफ हो जाएगी जब नतीजे जिस दिन आएंगे। तो बीजेपी उम्मीदवार ललन पासवान ने पर्चा दाखिल किया और अपनी जीत का भी दावा किया और कहा कि जनता हमारे साथ भरोसा करेगी, हम जीते
और यह भी कहा कि उसके बाद क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन जनता कितना भरोसा करेगी, यह देखने के लिए 10 नवंबर तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी हर दल, हर नेता इसी बात का जिक्र करें, जीत हमारी होगी। वो प्रत्यारोप का दौर चालू है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, सरकार को भरोसा है कि जनता उनके काम पे एक बार फिर टप्पा लगाएगी। विपक्ष ये कह रहा है कि काम के नाम पर सिर्फ लोगों को छला गया है, जनता त्रस्त है मौजूदा सरकार से, वो परिवर्तन चाहती है, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो इसे देखने के लिए कि जनता ने क्या मौजूदा सरकार पर ही भरोसा किया या फिर सत्ता परिवर्तन किया, इसके लिए इंतजार करना होगा 10 नवंबर तक का, जिस दिन नतीजे आएंगे। उससे पहले 3 चरण का चुनाव होगा, उसकी तैयारियों में शासन प्रशासन जुटा है। जीतने के बाद देखिए, जो कोविड है ना, कोविड-19 कोरोना काल में सारा मुद्दा अपने आप में रिवाइज हो गया है। पूरी दुनिया ने देखा है, सीखा है, और उसी को सीखते हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। उसी आत्मनिर्भर भारत के कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी ने आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया है। और हम जब देख रहे हैं पिछले 20 वर्षों से पीरपैंती की राजनीति को, पीरपैंती की धरती को, तो पीरपैंती में निर्भर पीरपैंती होने का तमाम संसाधन और संभावनाएं वहां पर पड़ी हुई है। हमारा तो मुख्य मुद्दा होगा कि पीरपैंती को आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि हम लोग पीरपैंती कहलगांव भागलपुर में ही यहाँ कि लोग हर तरह से स्कूल हो, अस्पताल हो, रोजगार हो, व्यापार हो, यही पर आत्मनिर्भर हो जाए। और इससे बड़ी हम लगता है कि जो हमको सीख नहीं कर रही, यही हमारा परम लक्ष्य है, इसी पर हम लोग काम करने होता है। और कैमूर के रामगढ़ विधानसभा 203 में आज पहली चुनावी सभा हाईस्कूल में हुई, जिसका संचालन कैमूर जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने किया। वहीं सभा के दौरान रामगढ़ के बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह ने कहा कि जनता हमें 2015 में जो जिम्मेदारी जनता ने दी थी, उस दिन से लगातार विकास के रास्ते पे आगे चल रहे हैं। इससे पहले बिहार में जो स्थिति थी, आप सभी से वो छिपी नहीं है, इस बात का जिक्र करते हुए वो नजर आए। तो बिहार चुनाव को लेकर हम कई मुद्दों पर कांग्रेस नेता मोहम्मद कुद्दूस से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका इस पर क्या सोचना है, क्या विचार है। आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि 2014 में बीजेपी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं देश की जनता को और अपने नेतागण को भी नमस्कार करना चाहता हूँ, और ये टीवी चैनल के माध्यम से जितने भी असंगठित कामगार मजदूर संघ के लोग हैं, सभी को मेरा नमस्कार। जी, मेरा सवाल ये कि 2014 में बीजेपी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वायदा किया था, उस वायदे को आप कैसे देखते हैं? हाँ सर, वो पूरा वायदा हम लोग को पता है, दरअसल पूरे देश में पता होगा पूरा वायदा। ये जो वायदा था सर, सबसे पहले तो ये स्विट्जरलैंड बैंक में जो है 27,000 करोड़ रुपया जो था रखा हुआ, तो विपक्ष पार्टी के पास सब पैसा स्विट्जरलैंड में था। और जब ये सत्ता में आने के लिए ये सरकार जो तैयार है, वो जुला किए थे या पता नहीं क्या नहीं था उनका, वो तो वो सरकार का अध्यक्ष ने पहले भी बता दिया था कि वो जुला था। 15 लाख देने का वायदा था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा था, न्यू इंडिया बनाने का वायदा था, मेक इन इंडिया बनाने का वायदा था, और बुलेट प्रूफ लाने का वायदा था। वो ढेर सारे वायदे था सरकार का। ठीक है, नोटबंदी भी हुई थी यहाँ तो। जी, नोटबंदी हुई थी और उसका सरकार तमाम फायदे गिनवाती है। नोटबंदी को आप कैसे देखते हैं? सर, नोटबंदी में तो लगभग हम लोग को याद है, ये नोटबंदी करके भी सरकार जैसे 15 लाख वो स्विट्जरलैंड से पैसा लाने के बाद वादा किया था, वैसे नोटबंदी में भी सरकार बोले थे कि देश को जो है ये रुपया जो है डबल हो जाएगा। यहाँ जो है विदेशी राशि जो है आपको, जैसे पहले अमेरिका, लंदन, पेरिस जो है वहाँ का जो डॉलर होता है, डॉलर के समान हो जाएगा यहाँ पे रुपया नोटबंदी के बाद। जी, नोटबंदी के बाद ये डॉलर के समान रुपया हो जाएगा इंडिया में। और उस समय हालात खराब हो गया सर कि लोग जो है जीपी के राय लेने के लिए बूढ़े गरीब माँ बाप लाइन में लगे, कितनी कतार में थे, अब लगा 4 से 5 आदमी तो हार्ट अटैक से मर गए, भूखे मर गए, ढेर सारे तकलीफें आई थी। जीएसटी से व्यापारियों को कितना लाभ हुआ? चूंकि जीएसटी का भी श्रेय लिया जाता है, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? सर देखिए, जीएसटी से भी सरकार ने बोला था आपको,
जीएसटी लाने के बाद आपको सरकार ने बोला था कि ये आपको एक राज्य एक व्यापार होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक राज्य एक व्यापार होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। और जीएसटी से जो नुकसान है, पहले आपने नोटबंदी किया तो नोटबंदी करके आपने घर में से एक एक रुपया करके आपने निकलवा दिया, और जब जीएसटी किया तो गब्बर सिंह टैक्स है। ये गब्बर सिंह टैक्स आपको जेबी से रुपया आपको खींच लिया गया जबरदस्ती, गुंडागर्दी, सारे आम गुंडागर्दी है ये सरकार का। सरकार बता दे हमें कि नोटबंदी से लोगों को क्या फायदा हुआ और जीएसटी से क्या फायदा हुआ, सरकार गिना दे। पिछले आपको जो है 2010 के जहां तक बात करें सर हम, तो 2010 में आपको जो है 8वां पास लोगों को नौकरी मिलता था, वो 4th ग्रेड में आपको रेलवे में हो या शिक्षा विभाग में चपरासी का हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो 4 ग्रेड में मिल जाता था। लेकिन आज क्या है, सबको हटाया जा रहा है, सबको हटाया देख रहे हैं। ठीक है मोहम्मद कुदूस, क्योंकि देश में जी कोरोना संकट भी चल रहा है। एक मिनट हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है आप अपनी बात पूरी कीजिए। संदेश देना चाहता हूँ, ये जो सरकार निजीकरण कर रहे हैं, ये निजीकरण से देश को क्या फायदा है? आपने बुलेट प्रूफ तेल लाने का वादा किया था, मेक इन इंडिया का वादा किया था, ये आपको जो है न्यू इंडिया बनने का वादा किया, ये तो खतरा में ले जा रहे देश को। यहाँ नदी सड़क, ये बेरोजगारी बहुत ही बदतर हाल है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अभी भी आपको ये महामारी में ढेर सारे लोग मरे हैं, देख रहे हैं, और इसका कोई उपाय ही नहीं। अभी लोग 25 लाख लोग, अभी 25 लाख लोग प्लान किए थे, कितना रोजगार है बिहार में? कोई रोजगार नहीं यहाँ पे। ठीक है, कोरोना महामारी में देश के प्रति सरकार कितनी सजग है? चूंकि एक संकट है देश के सामने, दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने, कोरोना को लेके जिस तरीके के कदम उठाए गए हैं उसमें कितनी गंभीरता सरकार की दिखाई देती है? सर आप देख लीजिए, कोरोना महामारी में सरकार सर क्या फायदा देंगे? ये 5 किलो अनाज देके जनता को ठग रहे हैं। जो चावल जो 20 रुपए किलो हुआ करता वो 40 रुपए किलो है। जो प्याज आपको 15 रुपए किलो हुआ करता 10 रुपए किलो, वो प्याज 60 रुपए किलो है। और दाल देखिए, दाल का रेट क्या है अभी सर? दाल 80 रुपए किलो है। ये चीनी देखिए, जो गरीब आदमी का दाल रोटी जो नमक जो खाली हो था उसको सरकार ने खत्म कर दिया। वो सरकार महामारी में क्या फर्क देगा, क्या रोजगार देगा? यहाँ तो हम कहा 80% आदमी देश में बेरोजगार है और बढ़िया दुकान सब बंद हो रहा है, लोगों को जेब में पैसा नहीं है। सरकार कुछ नया वायदा करके भी और क्या करेंगे? सरकार तमाम संस्थाओं का निजीकरण कर रही है, उससे लोगों को कितना फायदा होगा? आपको लगता है कि ये एक बड़ा कदम है और लोगों के हित में है ये कदम? ये सब सर सरकार के लिए, अपने फायदे के लिए। जैसे मैंने नोटबंदी में गिरा दिया, यहाँ लोग मर रहे थे और बेरोजगारी बढ़ रहा था, और क्या हुआ था, भाजपा का कार्यालय 850 करोड़ रुपया बन गया था दिल्ली में। क्या उसपे लोग, क्या जनता नहीं देख रही है? 850 करोड़ का कार्यालय कहाँ से आया भाजपा का? पूरे इंडिया में पूरे एसी कार्यालय बना रखा, और गरीब जनता का यहाँ जो है कुछ भी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। वो जीएसटी सर गब्बर सिंह टैक्स है, देश को कोई फायदा नहीं है। ये सरकार के जेबी भर रहा है। सरकार अपने चुनाव प्रसार के लिए, जैसे वाले अभी विधायकगण खरीद रहे हैं, एक विधायक खरीदने में 50 करोड़ रुपया लगता है। सरकार पैसा कहाँ से आ रहा है? एक हॉस्पिटल का बच्चे हार बना हुआ, वहाँ देखने के लिए कोई नहीं जाते हैं, नेता के नहीं देखने जाते हैं, कोई लोग मर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने लोगों की कितनी आय, यानी हम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल को देखें तो उसमें कितनी आमदनी बढ़ी है और महंगाई पर इस पे कितना काबू पाया गया है? आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए सर, ये जो सरकार है, आप पहले देख लीजिए, अभी जो महामारी हुआ है, आप सर्वे अपना टीवी से कर लीजिए सर, कोई भी चैनल सर्वे करे, लगभग 80% आदमी जो है बेरोजगार है। दूसरा, जो आदमी 16,000 रुपया से 17,000 रुपये काम करता था, गरीब मजदूर लोग, उसका भी तनख्वाह हो गया 8,000 रुपया, और 8,000 रुपया हो गया। बहुत आदमी को तो यहाँ 5,000 में भी नौकरी नहीं मिल रहा। तो इजाफा तो देश का देख ही रहे सर। यहाँ तो जय हो मोदी जी, जय हो कोरोना, जय हो 56 इंच का सीना, हम लोग तो रख ही रहे हैं। जय हो नरेंद्र मोदी, जय हो 56 इंच सीना जी। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कुदूस हमसे बात करने के लिए। तो ये कांग्रेस नेता मोहम्मद कुदूस थे, जिन्होंने कई मुद्दों पे सरकार को घेरा और कहा कि सपने बड़े बड़े दिखाए गए, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।